ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह, आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थी या फिर जितने भी स्कूल्स जो कि 6 स्टैंडर्ड से एबव हैं, उन तमाम विद्यार्थियों के लिए सोशल साइंस का आजकल हम लोग एनसीईआरटी का क्लास में शॉर्ट एंड स्वीट समरी देख रहे हैं, जिसमें कि हम लोग अभी सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस आप कह सकते हैं, उसका आज हम लोग चैप्टर 3 देखेंगे, क्लास 6 एनसीईआरटी सोशल साइंस पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है जी, एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3। ठीक है, इसका टाइटल है व्हाट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब सरकार। सरकार क्या है? देखिए, कहा जाता है ना कि बाद में जब हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें पढ़ने का मिलता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सिटीजनशिप हो गया, सॉवरेनिटी हो गई, फेडरलिटी हो गई, इंटीग्रिटी हो गई, पावर हो गया, प्रिविलेज हो गया, राइट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए। तो जितनी भी चीजें हैं, जो भी इन तमाम चीजों का भी मैंने जिक्र किया, वो सभी चीजें एक जो कह सकते हैं ना कि बिंदु पे या फिर एक पॉइंट पे रिवॉल्व करती है, एक एक्सिस पे घूमती है, वह है सरकार। मनुष्य जाति आया, सरकार बना, गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसके फॉर्म होने के बाद सारी चीजें फिर आई, फिर आपके अधिकार आए, आपके कर्तव्य आए, आपके कह सकते हैं फिर सरकार के पावर्स आए, प्रिविलेज आए, फिर तमाम चीजें जो है ऑर्गन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स हुआ। तो इन तमाम चीज है हायर स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इस क्लास 6 के एनसीईआरटी में सरकार क्या है, 2 टाइप्स ऑफ यहाँ गवर्नमेंट का जिक्र है, 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, फिर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इन तमाम चीजों का जिक्र है कि, और आगे हम लोग इसी चैप्टर में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वो क्या है? तो ये बेसिक चीजें जो है क्लास 6 के एनसीईआरटी में कवर किया गया है। ठीक है जी। तो जब हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे तो इसके कुछ और जो है विस्तृत चीजें हम लोगों को पढ़ने का मिलेगा। यहाँ हम लोग जो है 6 क्लास के एनसीईआरटी से चैप्टर 3 में व्हाट इज गवर्नमेंट से आज प्रारंभ करेंगे, जिसमें सबसे पहले ही जब आप एनसीईआरटी का बुक्स को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, विभिन्न तरह के सरकारें होते हैं। जैसे इसमें 2 टाइप तो बताया हुआ है, एक है मोनार्कीज और दूसरा है डेमोक्रेसी। मोनार्कीज मतलब एक प्रकार का राजतंत्र, जैसे नेपाल में राजतंत्र था, या फिर 1947 से पहले भारत में भी बहुत सारी कह सकते हैं राजे रजवाड़े का राजतंत्र था। फिर अभी भी कई एक ऐसे देश हैं, छोटे मोटे देश हैं, जहाँ की राजतंत्र, या फिर बड़े देश भी हैं जहाँ की राजतंत्र अभी भी चल रहा है, जैसे सऊदी अरबिया वगैरह हो गया, या फिर ब्रिटेन में भी राजतंत्र है, लेकिन वो मूलतः एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्यों का बस कह सकते हैं कि एक मतलब कह सकते हैं ना हेरिडेटरी रूल सौंपा गया है, लेकिन मूलतः जो अधिकार है वो कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन यूके जितने भी हैं उनके हाथ में सत्ता है। लेकिन कह सकते हैं राजतंत्र सऊदी अरबिया वगैरह में अभी भी चलता है। मोनार्कीज कुछ साल पहले नेपाल में भी एक प्रकार का मोनार्कीज था, लेकिन जैसे जैसे कह सकते हैं ना कि पहले सामंतवाद था, फेडरलिज्म था, फिर धीरे धीरे कह सकते हैं कि मोनार्कीज आया, उसके बाद आज हम लोग डेमोक्रेटिक और रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देख रहे हैं। तो यहाँ डेमोक्रेसी की बात कही गई है, और आगे है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मतलब होता है तानाशाह वगैरह, जैसे नॉर्थ कोरिया में किंग जॉन्ग उन जो है एक प्रकार के हैं डिक्टेटर हैं, डिक्टेटरशिप की कह सकते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां है। तो यहाँ हम लोगों ने 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में देखा। ठीक है जी। तो डेमोक्रेसी के बारे में और इंडिया के बारे में हम लोग आगे भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई वी नीड गवर्नमेंट, हमें सरकार की जरूरतें क्यों पड़ती हैं, या फिर सरकार क्यों फॉर्म किया गया, व्हाई वी नीड गवर्नमेंट। हमें अगर सरकार ना रहे तो फिर क्या नुकसान हो सकता है, या फिर सरकार के होने से क्या लाभ है, या फिर गवर्नमेंट के फीचर्स क्या होते हैं और होने चाहिए। और मोर और लेस कह सकते हैं कि आखिर पूरे के पूरे जब समाज जब विकसित हुआ, धीरे धीरे हम लोग, हमारी सभ्यता जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू होती है, तो जैसे जैसे ह्यूमन के कह सकते हैं कि एक सोसाइटी के रूप में, एक सिविल सोसाइटी के रूप में अपने आप को इवॉल्व करता है, हमारा इवोल्यूशन होता है, तो हम जितने जितने कह सकते हैं कि हमारा मस्तिष्क का, हमारे समाज की कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे बढ़ती है, तो नए नए नियम कानून, पहले जो नियम कानून होते थे वो हेरिडेटरी फॉर्म में चलता था, ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल रूल्स वगैरह होते थे, कस्टम्स के आधार पर हम लोग अपने समाज को जो है एक कहते हैं ना रीति रिवाज, उस आधार पे हम लोग संचालित हुआ करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे मानव जाति प्रोग्रेस कर रहा है,
तो उसी में क्वेश्चन राइज होता है कि हमें सरकार की जरूरत क्यों आन पड़ी, भाई वी नीड गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन। सिंपल फॉर्म में अगर कोई पूछ दे भाई वी नीड गवर्नमेंट, या फिर पूरे समाज के लोगों को सरकार की या इस ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, तो है टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन। सिंपल एक लाइन में, भाई वी नीड गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन। हमें सरकार की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि जो हमारा प्रतिनिधि होगा, जो हमारा सरकार होगा, वो डिसीजन को कह सकते हैं लेगा कोई, ठीक है जी, डिसीजंस रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाएगा, और ठीक उसी प्रकार गेट थिंग्स डन, और जो भी कार्य हमारे द्वारा उनसे मांगा गया है या फिर सौंपा जाएगा उसका वो कार्यान्वयन करेगा, उसे सुचारू रूप से चलाएगा, हमारी मांगों हमारी जरूरतों की जो है वो पूर्ति करेगा, ठीक है जी। टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन, भाई वी नीड गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन। तो एज एग्जाम्पल के रूप में जैसे बिल्डिंग रोड्स वगैरह हो गए, स्कूल्स हो गए, लॉ हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एज उदाहरण के तौर पे दिए गए हैं। गवर्नमेंट्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उनके कार्य और वर्क्स होते हैं। तो जैसे अब रोड का निर्माण करना हो, लंबी लंबी और बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण करना हो, ब्रिज का निर्माण करना हो, रेलवे बनाना हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना हो, स्कूल्स और कॉलेज का निर्माण कराना हो, या फिर जितने भी नियम कानून का कह सकते हैं कि बनाना हो, उसमें संशोधन करना हो, या फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन कराना हो। सो दीज आर द मेजर फंक्शंस और मेजर वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। इसके साथ साथ प्रोटेक्टिंग बाउंड्री, देखिए कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी स्टेट हो, उस राष्ट्र के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए उसकी सीमाओं का सुरक्षा बहुत आवश्यक है। और कह सकते हैं ना कि जो संप्रभुता की रक्षा, या फिर संप्रभुता में आ जाता है सारी चीजें हैं, उसी में जो है अपनी बाउंड्री और जो सीमाएं हैं, जो हमारे जैसे पाकिस्तान से सीमा हमारा लगता है, चाइना से, नेपाल से, भूटान से, तो इन तमाम राष्ट्रों से कोई हमारे सीमा में अंदर प्रवेश ना कर जाए, या फिर हमारी धरती की, हमारी भूभाग की, हमारा कह सकते हैं मातृभूमि का कोई भूखंड को कोई कब्जा ना कर ले। तो इसलिए सरकार का दायित्व है कि वह सीमाओं की सुरक्षा करे, और उसके कह सकते हैं कि बदले में चाहे वहां फोर्स डिप्लॉय करे, आर्मी डिप्लॉय करे, सेना डिप्लॉय करे, जवान, मतलब कोई भी वो सीमाओं की सुरक्षा के लिए किसी की भी नियुक्ति कर सकता है, जो सरकार का जिसे दायित्व सौंपा जाएगा या जिसका वह रोल और फंक्शन होगा। बट सरकार की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि वो हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। आगे है मेंटेन पीस, शांति बहाली के लिए। ऐसे समाज में अराजकता फैल जाएगा, मतलब कोई लोग अपने मनमाने ढंग से कुछ भी करेंगे, कुछ भी कहेंगे, किसी की कोई मतलब बात नहीं सुनेंगे। समाज में कह सकते हैं कि किसी दूसरे को लोग सताएंगे, जो भी पावरफुल लोग रहेंगे, जो मनी एंड मसल्स वाले लोग रहेंगे, वो वीकर सेक्शन, वल्नरेबल सेक्शन को कह सकते हैं कि सताएंगे, उत्पीड़न करेंगे उनके साथ, ठीक है जी। तो समाज में शांति बरकरार रहे। अब जैसे सपोज दैट अगर ट्रैफिक रूल ना हो, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ट्रैफिक रूल ना हो तो जिसको जिधर से मन होगा गाड़ियां उधर से निकालेगा। इट कॉज एक्सीडेंट एंड एक्सीडेंट लीड टू मेनी डेथ्स, बहुत सारे लोगों को इसमें जाने चली जाएगी। अगर ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन ना हो, यातायात के नियम ना हो, तो क्या होगा, कोई लेफ्ट से घुमा रहा है, कोई राइट से, कोई ट्रैफिक सिग्नल में नहीं भी रुक रहा है तो धड़ल्ले से आगे बढ़ रहा है, तो इट कॉजेस एक्सीडेंट, कॉन्फ्लिक्ट होगा, एक्सीडेंट होगा और फिर जाने जाएंगे। तो समाज में शांति व्यवस्था कायम रहे, पीस एंड स्टेबिलिटी बरकरार रहे, इसलिए भी हमें सरकार की जरूरत पड़ती है। आगे फॉरेन रिलेशन, देखिए कोई भी, जैसे आप सिंपल सा अगर आप अपने घर में रह रहे हैं तो आपके पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध हो, या फिर जितने भी उस देश में, उस गांव में लोग रह रहे हैं, सपोज आप एक गांव में रह रहे हैं, छोटे से विलेज है, यहाँ 200-250 अगर घर है, तो आप सभी घरों के साथ आपके रिश्ते अच्छे होने चाहिए। इसके लिए है आप उनसे जाएंगे, वार्तालाप करेंगे, मतलब गांव में भोज भंडारा होता है, शादी समारोह होता है, सुख दुख में एक दूसरे का सहभागी होते हैं, और फिर हमारे रिश्ते कायम होते हैं सभी लोगों से। ठीक उसी प्रकार कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी स्टेट हो, उसके पड़ोसी होते हैं, किसी पड़ोसी के साथ रिश्ते अच्छे होते हैं। दे आर वेल बिहेव्ड नेशन, वेल कल्चर्ड नेशन, वेल सिविलाइज्ड नेशन। बट कुछ जो होते हैं वो नैसर्गिक एनिमी होते हैं, जैसे पाकिस्तान और चाइना। बट फॉर एग्जाम्पल लाइक भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, दे आर फ्रेंडली इन नेचर, मतलब वो लोग का रिश्ता भारत के साथ ठीक है, लेकिन कुछ राष्ट्रों के साथ खराब भी है। तो उसके साथ जो फॉरेन रिलेशन है, जो विदेशी कह सकते हैं कि संबंध है,
उसके लिए भी सरकार की आवश्यकता पड़ती है। आगे है प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज। अब गवर्नमेंट का बहुत सारे ऐसे हैं रोल्स जो है वेलफेयर मेजर्स वगैरह उठाते हैं जिससे कि आम लोगों को प्रोवाइड फैसिलिटी कराते हैं, जिसमें कि हेल्थ, स्वास्थ्य की सुविधाओं का उपलब्ध कराना, फूड है। अभी जैसे इस कोविड-19 की वजह से बहुत लोगों की रोजगार चली गई या फिर कह सकते हैं अनएम्प्लॉय हो गए, वापस जो है रिवर्स माइग्रेशन के थ्रू वो अपने गांव चले गए, तो लोग जो है भूख से ना मरे, भूखमरी के कारण ना मरे, इसके लिए फूड सिक्योरिटी के तहत जो है भारत सरकार ने तमाम लोगों को मुफ्त में राशन वगैरह उपलब्ध कराया। तो ठीक है जी। और हेल्थ एंड डिजास्टर कोई ऐसा आपदा आ जाता है, जैसे कहीं सुनामी आ जाती है, कहीं बाढ़ आ जाता है, तो इस परिस्थिति में जो है सरकार जो का दायित्व है कि वह चाहे एरोप्लेन के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से, या फिर डिजास्टर जो टीमें होती हैं उनके माध्यम से, सिविल सोसाइटी के माध्यम से, वॉलंटियर के माध्यम से, किसी भी माध्यम से जो है लोगों को बचाने की चेष्टा किया जाता है। तो इन तमाम जो रूल्स हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। दैट्स व्हाई वी नीड गवर्नमेंट। ठीक है जी। आगे है व्हेन ह्यूमन बीइंग्स लिव एंड वर्क टुगेदर नीड सम ऑर्गेनाइजेशन टू मेक डिसीजन। देखिए जब समाज, मैंने पहले बताया समाज जैसे जैसे इवॉल्व हुआ, पहले लोग कैसे जीते थे, फिर धीरे धीरे मतलब जंगलों वगैरह में रहते थे, आज भी ट्राइबल्स के लोग जंगलों में रहते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे समाज बड़ा हुआ, भी कह सकते हैं पॉपुलेटेड होने लगे, धीरे धीरे हमारा कह सकते हैं समाज में बहुत सारी कह सकते हैं कस्टम और कह सकते हैं ट्रेडिशन के थ्रू नए नए नियम और रीति रिवाज बनते गए, फिर वही धीरे धीरे जो है एक मंडली होने लगा, फिर धीरे धीरे लोग समूहों में बैठकर सभाएं करने लगे और आगे चलकर वही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है, जिससे कि कह सकते हैं तो कहा जाता है कि व्हेन ह्यूमन बीइंग्स लिव, जब पूरे के पूरे मानव समाज एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, वर्क टुगेदर और एक दूसरे के साथ काम करते हैं, फंक्शंस, लिव टुगेदर, सेलिब्रेट टुगेदर, एंजॉय टुगेदर एंड सफर टुगेदर एज वेल, सो दैट नीड सम ऑर्गेनाइजेशन। तब हमें जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ कह सकते हैं संगठन की आवश्यकता होती है टू मेक डिसीजन। ठीक है जी, ताकि वो निर्णय ले सके। जैसे अगर भारत की आबादी है, अभी कैसे कहते हैं लोग, जब 2020-21 की अगर सेंसस आ गया, लेकिन सभी लोग मोर और लेस सभी ये जानते हैं कि मोर देन 135 करोड़ हैं, तो सब लोग जो है एक साथ डिसीजन कैसे लेंगे? 135 करोड़ अगर की आबादी एक जगह एक प्लेस पे मीट भी नहीं कर सकती, मिल भी नहीं सकती, पूरे अच्छी तरह से डिस्कशन डिबेट भी नहीं हो सकता। इस प्रकार इसके लिए हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वह रिप्रेजेंटेटिव फिर पार्लियामेंट में जाके बहस करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फ्रेम करती है और फिर कानून को बनाती है। टू मेक डिसीजन भी है। ठीक है जी, कोई भी डिसीजन लेती है कि किस नियम के लिए क्या क्या डिसीजन लेना है, किस कार्य के लिए, किस सुविधा के लिए कौन से फंड ऑर्गेनाइज करने हैं। ठीक है जी। एंड टू अप्लाई एवरीवन पीपल्स फील सिक्योर इम्प्लीमेंट। देखिए, और वह जो नियम है, वह जो कानून है जो इस सरकार के द्वारा फ्रेम की जाती है, वो सभी पे अप्लाई हो इक्वल बेसिस पे, नो मैटर वेदर दे बिलोंग फ्रॉम एनी कास्ट, एनी कम्युनिटी, एनी क्रीड, एनी क्लासेस। ठीक है जी, वो किसी भी जात पात, लिंग भेद या फिर धर्म पे आधारित कह सकते हैं भेदभाव नहीं होता, सभी के लिए वो नियम बराबर से इंप्लीमेंट हो। ठीक है जी, इसके लिए भी सरकार की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है जी। और आगे है पीपल फील सिक्योर। देखिए, आप उस समाज में, उस राष्ट्र में, उस राज्य में अधिक रहना पसंद करेंगे जहां आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हो, इसके लिए इस सुरक्षा कहां से प्रोवाइड किया जाएगा? सरकार के द्वारा। तो सरकार के द्वारा यह सुरक्षा प्रोवाइड कराया जाए, इसके लिए भी हमें सरकार की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमारे समाज में पुलिसिंग की व्यवस्था है, जुडिशरी की व्यवस्था है और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो है कह सकते हैं कि वैसे ऑर्गन है सरकार के, जो कि समाज में सुरक्षा, पीस, शांति, स्टेबिलिटी कायम रखने के लिए जो है बनाई जाती है बीच बीच में। तो ये सब जो है इसलिए हमें सरकार की जरूरत पड़ती है। आगे है इंप्लीमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे। लेवल ऑफ गवर्नमेंट मतलब सरकार का स्तर, उसमें है 3 स्तर। पहला है लोकल गवर्नमेंट, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा है नेशनल गवर्नमेंट। देखिए, आप लोकल लेवल पे जो है पंचायत का चुनाव जानते हैं, या फिर अगर आप मतलब रूरल इंडिया में, जैसे रूरल ग्रामीण परिवेश में अगर रहते हैं तो पंचायत का चुनाव होता है, जिसमें कि वार्ड और मुखिया वगैरह, पंच वगैरह होते हैं, पंच और मुखिया, सरपंच वगैरह। और जब आप स्टेट लेवल पे जाते हैं तो मुख्यमंत्री और एमएलए वगैरह का चुनाव होता है। फिर उसी प्रकार जब आप नेशनल लेवल पे मतलब सेंटर, केंद्र के राष्ट्रीय स्तर पर जो है उस पे जो आपको केंद्र सरकार मिलती है, यूनियन गवर्नमेंट होते हैं, जिसमें कि प्रधानमंत्री वगैरह होते हैं।
तो लेवल ऑफ गवर्नमेंट में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब कह सकते हैं लोअर लेवल पे आ जाएगा आपका पंचायती, ठीक है जी, लोकल लेवल पे, और कह सकते हैं शहरों में जो लोकल लेवल गवर्नमेंट होती है वो म्यूनिसिपालिटी होती है या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, ठीक है जी। रूरल इंडिया में पंचायत वगैरह होते हैं। फिर कह सकते हैं कि स्टेट लेवल पे राज्य के स्तर पर जो है मुख्यमंत्री होते हैं। हमारा राष्ट्र जो है कई एक राज्यों में विभक्त है, ठीक है जी। और केंद्र सरकार पे मैंने बता दिया, नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकारें होती हैं। तो ये 3 लेवल और 3 कह सकते हैं कि 3 स्तर होता है सरकारों का, लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर। अब देखते हैं कि लॉ एंड द गवर्नमेंट, अगला पॉइंट है लॉ एंड द गवर्नमेंट, कानून और सरकार, ठीक है जी। गवर्नमेंट मेक लॉ, एवरीवन लिव विद इन द कंट्री। देखिए हर एक कंट्री का एक स्पेसिफिक टेरिटोरी होता है, एक कह सकते हैं स्पेसिफिक लैंड होता है, एक एरिया होता है जिसके अंतर्गत उसके सरकार के द्वारा चुना गया नियम कानून जो है वह पालन करना बाध्य होता है और लोग मानते हैं। तो जो भी सरकारें संसद के द्वारा, जो डेमोक्रेटिक, जहां डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वो संसद के द्वारा वहां बिल पारित होते हैं, नियम कानून बनता है, तो वहां की सरकारें और वहां का नियम कानून उन लोगों पे इंप्लीमेंट होता है जो उस पेरिफेरी और उस क्षेत्र के अंतर्गत, उस एरिया, उस टेरिटोरी के अंतर्गत वो रहते हैं। जैसे भारत के लोग जो है पूरे के पूरे जम्मू से लेकर कश्मीर तक, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कामरूप तक, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम होते हैं एट नेशनल लेवल, वो सभी इक्वली कह सकते हैं कि सभी को मानना होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्लास, क्रीड, कम्युनिटी एंड सेक्स। आगे है, ठीक है जी, गवर्नमेंट सरकारें जो है नियम कानून बनाती है, एवरीवन लिव विद इन द कंट्री फॉलो दिस रूल्स, ठीक है जी, उस नियम कानून का पालन करते हैं। आगे है एक एग्जांपल दिया गया है मोटर व्हीकल्स लाइसेंस की। मैंने पहले ही एक उदाहरण लिया, तो मोटर व्हीकल लाइसेंस है, अब है कि कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस की गाड़ी नहीं चला सकता, अगर चलाता है तो उसपे फाइन है। तो ठीक इसी प्रकार कोई भी नियम कानून है उसका जो है अगर वो पालन नहीं करता है, उसका उल्लंघन करता है, उसे तोड़ता है, तो उसे कोर्ट के द्वारा जो है उसे सजा दी जाती है, उसे फाइन दिया जाता है। तो ये चीजें हैं कि जो भी लोग उस पेरिफेरी और उस कंट्री के अंतर्गत रह रहे हैं, उस टेरिटरी के अंतर्गत रह रहे हैं, उस राष्ट्र का उन्हें नियम मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है, क्योंकि वह सरकार जो है हमारे द्वारा चुना गया है और हमने उसे उन्हें शक्ति प्रदान किया है कि आप हमारे ये नियम बनाएं, ठीक है जी। आगे है पीपुल कैन गो कोर्ट टू इन्फोर्स लॉ। देखिए इन्फोर्स लॉ, अगर आपको लगता है कि आपके जो अधिकार है या फिर जो नियम कानून है उसका सही से पालन नहीं हो रहा है, तो ये भारत, हमारा संविधान जो है ये अधिकार देता है कि पीपुल जो है, इस देश के नागरिक, इस देश के सिटीजन्स जो है वो कोर्ट जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। जैसे आपकी कोई फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी हो गया, राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू फ्री मूवमेंट हो गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कोई भी आपके अधिकारों का अगर हनन होता है तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं और आप अपने अधिकारों को मनवाने के लिए, मांगने के लिए, उसकी पूर्ति के लिए या फिर कोई भी नियम कानून को पालन करवाने के लिए, उसे इंप्लीमेंट करवाने के लिए, इन्फोर्स कराने के लिए आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, ठीक है जी। आगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। यहां हम लोगों ने देखा लेवल ऑफ गवर्नमेंट, पहले हम लोगों ने देखा लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सरकारें के स्तर। अब यहां देखेंगे हम लोग टाइप ऑफ गवर्नमेंट। टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डेमोक्रेसी और मोनार्की। डेमोक्रेसी में है कि मतलब लोकतांत्रिक प्रतिनिधियों के जैसे रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, ठीक है जी। डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है बिकॉज जितने भी हम कह सकते हैं, हम लोग जो है 135 करोड़ लोग हैं, अब इतने लोग तो एक साथ मिलकर नियम कानून नहीं बना सकते हैं, तो इसे इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इनडायरेक्टली हम किसी को चुनते हैं, वो हमारे लिए नियम कानून बनाते हैं, ठीक है जी, और वही नियम सबके लिए जरूरी होता है उसे मानने के लिए। तो इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में है, एक डेमोक्रेसी हो गया, एक मोनार्की हो गया। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि कोई भी नियम सरकार के द्वारा अगर बनाया जाता है तो सिटीजन उसका क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसमें कुछ लूप होल्स वगैरह तो उसे जो है अपनी ओपिनियन दे सकती है, सुझाव दे सकती है। ठीक इसी प्रकार सरकार को अकाउंटेबल होना होता है, मतलब जवाबदेही उनकी होती है सरकार की अपनी जनता के प्रति, ठीक है जी, क्या जनता को जवाब देना होता है। फिर जो है रिप्रेजेंटेटिव और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रेगुलर इंटरवल पर इलेक्शन होते हैं जिसमें कि हम अपने सरकारों को चुनते हैं, ठीक है जी। फिर अगर सरकार अच्छी नहीं होती तो उसे बदल भी देते हैं, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार जो है डेमोक्रेसी में
जो है इन तमाम चीजों की अगर कह सकते हैं कि फीचर्स हो, फिर इसमें अपोजिशन वाले होते हैं जो सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, तीखी बहस होती है पार्लियामेंट में, तब फिर कोई बिल जाकर पारित होता है। तो ये डेमोक्रेसी के कुछ मैंने फीचर्स बता दिए। आगे है मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मोनार्की मतलब राजतंत्र। राजतंत्र में जो है राजा ही सर्वे सर्वा होता है। राजतंत्र में जो है सरकार को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, मतलब वहां के राजा को आप, मतलब राजा ने जो कह दिया वही नियम है, उसका वचन ही है शासन। ठीक है जी, बाहुबली की तरह। ठीक है, तो ये मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द सिटीजन। वो जनता के प्रति जो है मोनार्की जो राजा होते हैं वो कह सकते हैं कि जवाबदेह नहीं होते। वो कोई भी नियम कानून अपने से धड़ल्ले से बना सकते हैं और उनका नियम और कानून लोगों को पालन करना होता है। तो ये 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस क्लास 6 में बताया गया है। बहुत सारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, आगे हम लोग जब हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे। आगे इंडिया के बारे में बताया, इंडिया एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सभी को मालूम है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे स्ट्रगल। स्ट्रगल मतलब क्या है, संघर्ष। संघर्ष हम लोगों ने किससे किया, अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। तो जो कह सकते हैं ना कि ब्रिटेन का बहुत ही प्रभाव पड़ा है भारत के संविधान के निर्माण में। वहां भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है जी, वहां क्यून होते हैं, यहाँ राष्ट्रपति होते हैं, जो कि एक कह सकते हैं कि रियल पावर तो प्राइम मिनिस्टर के पास भी होता है, वहां भी और यहाँ भी, बट वहां क्यून को, यहाँ राष्ट्रपति को रखा गया है, कह सकते हैं नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये स्ट्रगल हम लोग तो, और इसके साथ साथ भारत के संविधान के निर्माण के समय जो है बहुत सारे राष्ट्रों से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से, कह सकते हैं कि इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, या फिर जितने भी कह सकते हैं उस समय के में उपलब्ध संविधान थे उसका अध्ययन किया गया और अच्छे अच्छे क्लॉज, अच्छे अच्छे आर्टिकल और शेड्यूल को लिया गया। ठीक है, तो पीपल्स जो है इलेक्ट लीडर्स, भारत में सभी को पता है कि रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां हम लोग अपनी सरकारों को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। ठीक है, तो रूल बाय द पीपल, इसलिए यहाँ को इस डेमोक्रेसी को मतलब लोकतंत्र को जो है रूल बाय द पीपल मतलब लोगों के द्वारा शासन, लोगों के द्वारा शासन करना, लोगों के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो हम पर शासन करते हैं, अर्थात इनडायरेक्टली वी आर गवर्निंग आवरसेल्फ। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी इसे कहा जाता है। तो ये इंडिया के डेमोक्रेटिक के कुछ फीचर्स जो है मैंने बताया, और मोनार्की से भी कह सकते हैं कि आप क्या कह सकते हैं, डिफरेंस करके मैंने बताया। ठीक है, आगे है सफरेज, एक स्टेटमेंट आता है सफरेज। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि राइट टू वोट। अंग्रेज के समय में क्या था, जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, अंग्रेज के समय में क्या था, कुछ रिच पीपल, कुछ हाई प्रिविलेज्ड पीपल को ही जो है वोट का अधिकार था, सभी लोगों को नहीं। ठीक है, तो सफरेज मतलब होता है राइट टू वोट। आप जब एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो उसमें यूएसए का जिक्र है, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहां की वुमेन मूवमेंट चला था, मतलब वुमेन सफरेज राइट मूवमेंट कह सकते हैं कि एक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो सिर्फ यूएसए में ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे यूरोप में। देखिए एक आयरनी है यूरोप की, कि यूरोप से डेमोक्रेसी वगैरह कहते हैं कि सबसे पहले हर जगह फैला। यूरोप से अपने आप को मानते हैं कि हम डेमोक्रेसी के जनक हैं, हम प्रदानकर्ता हैं डेमोक्रेसी और लोकतंत्र के। यूरोप में सब जगह फैला, लेकिन यूरोप में ही जो है वुमेन्स को, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। इसके लिए यूरोप में बहुत लंबा चौड़ा संघर्ष हुआ, मूवमेंट चला, तब जाकर वहां की जो महिलाएं हैं, स्त्रियों को वोट देने का अधिकार मिला। तो 1920 में यूएसए में भी वुमेन सफरेज राइट मूवमेंट जो है वहां चला, फिर यूएसए में भी सभी को जो है वोट देने का अधिकार मिला। और भारत जो है 1947 में जब आजाद हुआ तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द पॉवर्टी एंड रिचनेस, गरीबी और अमीरी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्लास, क्रीड, कम्युनिटी, कुछ भी कह सकते हैं कि मायने नहीं रखा। बस भारत के सरकार ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कर दिया कि जो भी भारत के नागरिक हैं, जो भी भारत के सिटीजन हैं, दे हैव द राइट टू वोट, दे कैन वोट एंड ईच एंड एवरी पर्सन हैज राइट टू वोट एंड ईच वोट हैज द सेम वैल्यू, वन वोट वन वैल्यू। कह सकते हैं ना कि जितने भी लोग हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत जो है ऑल एडल्ट इन द कंट्री अलाउड टू वोट। जो भी 18 साल से अबव है, गरीब हो, अमीर हो, किसी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, ट्राइबल्स हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से अबव है, इस राष्ट्र का नागरिक है, उसे वोट देने का अधिकार है। तो यही हो गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इस टर्म्स को याद रखिएगा।
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और सफरेज। ठीक है जी। आगे है बिफोर इंडिपेंडेंस माइनॉरिटी रिच हैव ओनली द राइट टू वोट। मैंने पहले ही बताया कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले कुछ लोगों को ही वोट देने का अधिकार था, जो रिच पीपुल थे, जो प्रिविलेज्ड पीपुल थे, जो एजुकेटेड पीपुल थे। लेकिन अब जो है चाहे वो पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, गरीब हो अमीर हो, स्त्री हो पुरुष हो, ट्राइबल्स पीपुल हो या फिर शहरी पीपुल हो, ग्रामीण परिवेश में रह रहा हो या कोई मेगा सिटीज और मेट्रोपॉलिटन में रह रहा हो, दे हैव द राइट टू वोट एंड ईच वोट हैज द सेम वैल्यू। ठीक है। आगे है गांधी जी के बारे में, उन्होंने जर्नल्स में एक लिखा था यंग इंडिया 1931 में। गांधी जी कहते हैं कि देखिए ये मतलब एक कह सकते हैं पैराडॉक्स है या फिर एक अचंभे वाली बात है कि उस अंग्रेजों के ऊपर ये कमेंट करते हैं कि अंग्रेज जो है राइट टू इक्वालिटी की बात करती है, लेकिन वहीं पे जो है वुमेन्स या फिर जितने भी पुअर्स हैं या फिर मतलब रिच और पुअर में डिफरेंसेस कर रहे हैं वोट के आधार पे। जेंडर इनइक्वालिटी है कि वुमेन्स को वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए क्योंकि दे आर नॉट पॉलिटिकली कह सकते हैं कि वुमेन्स को उतना समय नहीं मिलता है कि वो घर के कामों को छोड़कर बाहर राजनीतिक जीवन में प्रवेश कर सके या राजनीति के बारे में विचार विमर्श कर सके। तो उन्हीं के ऊपर गांधी जी का एक जर्नल में कमेंट है, हो सके तो आपको टाइम मिलेगा तो आप पढ़ लेना। आज के लिए इतना ही। व्हाट इज गवर्नमेंट हम लोगों ने पढ़ा, सरकार क्या है, व्हाई वी नीड गवर्नमेंट, हमें सरकार की जरूरत क्यों पड़ती है, लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है जी, कितने स्तर पर सरकारें होती हैं, लॉ एंड द गवर्नमेंट, कानून और सरकारें, फिर इंडिया एज ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, कैसे है, क्यों है, मोनार्की और गवर्नमेंट में हम लोग डेमोक्रेसी में ऑलरेडी हम लोग डिफरेंशिएट करके देख लिए। तो ये ओवरऑल जो है हम लोग आज चैप्टर 3 पढ़ लिए, एनसीईआरटी क्लासिक्स पॉलिटिकल साइंस। ठीक है जी, इसे सोशल साइंस कहें, सिविक्स कहें। अगला जो है चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। कोई कमेंट, कोई डाउट्स, कोई सजेशन, कोई एडवाइस आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।